नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित पीर जी, जो कि अपना एक स्वयं का एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेके पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा क्यूआर स्कैन करके और जो भी पत्रम पुष्पम सहयोग कर सकते हो अवश्य करें। तो सुमित पीर जी, आप कौन सी मिसाइल दागने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर? संजय सर, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार और शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। देखिए, पाकिस्तान पे जो सबसे घातक मिसाइल हमारी गिरी है वो तो पानी वाला बम गिरा है, क्योंकि जो वो मिलिट्री वाले बम थे उनका इम्पैक्ट आया गया, पाकिस्तान बर्बाद हुआ, खत्म हुआ, पर जो पानी वाला बम है इसका इम्पैक्ट चल रहा है, आज भी चल रहा है। अभी देखिए, कल वाला आपको एक मैं बता देता हूँ जो अपडेट है। इन्होंने बोला, जो हम पहले कह रहे थे कि भाई इनकी खरीफ की फसल लगभग खत्म है, मतलब उगेगी नहीं इस साल, बर्बाद हो जाएगी। 21 से 27% पानी का शॉर्टफॉल था। जो इनके दो बड़े डैम है, तरबेला और इनका मंगला। मंगला में 50% पे पानी है, तरबेला में 50% से थोड़ा ऊपर है। तो अगर इन दो बांधों की परिस्थिति देखें तो पंजाब और सिंध को पानी मिलने वाला है नहीं, और ये खरीफ की फसल होगी खराब। अब इनका वेदर डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, अगर अल्लाह ने चाहा बारिश अच्छी हुई तो शायद फसलें बच जाएगी, तो इनका वेदर डिपार्टमेंट खुद कहता है। अब दूसरा, इनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता था जो भारत आज से पहले नहीं करता था। सलाल और बागेहल का हम दरवाजा खोल देते थे, पानी को बहने देते थे, वो तो हमने पहले ही बंद कर दिया। उसके अलावा एक और इम्पैक्ट इनके पास है। देखिए, पानी तो खत्म हो गया। अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टॉयलेटों में पानी नहीं था। कह रहे थे ये क्या इस्लामाबाद नहीं था वो जो लेडी बोल रही थी वो कराची से बोल रही थी। अरे सर, कराची था, इस्लामाबाद तो कह रहे टॉयलेटों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पानी नहीं है। ठीक है जी, ये तो पहले इनकी बात हो गई। अब 21% ये बांधों की परिस्थिति। बांधों में एक और एंगल है जो मैं आपको बता दूं, डैम्स में। डैम्स का एंगल एक और है कि जो पाकिस्तान का हाइड्रो पावर जनरेशन है सर, 30% है। 30 से 35% बिजली हाइड्रो पावर से आती है। अब अगर हम मंगला बांध करें, मंगला डैम की बात करें, तो मंगला डैम से 110 मेगावाट पावर जनरेट होता है। और तरबेला की बात करें 4888, 4888, तो दोनों को जोड़ूं तो करीब करीब 6000 मेगावाट पावर इन दो बांधों से जनरेट होता। अगर इनका पानी 50% लेवल पे आ गया है तो खरीफ ही नहीं, बिजली भी नहीं आएगी। जो बिजली 2-4 घंटे आती थी वो भी नहीं आने वाली है। और इसका मतलब है अगर बिजली नहीं आएगी तो आपका जो पावर कट, जो वैसे 10-15 घंटे होता था, बल्कि 18 घंटे होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे 40% ऑफ टोटल हाइड्रो पावर जनरेटेड इज फ्रॉम दीज टू डैम्स, और इनमें करीब करीब आपकी 50% कटौती हो गई है। तो ओवरऑल पावर की परिस्थिति खराब, फसल गई, पानी गया, टॉयलेटों में पानी नहीं है। उसके बाद ये तो इनकी ये हो गई, मतलब खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। इसके बाद नया मिसाइल आया शाहबाज से। शाहबाज गया था कोयटा। कोयटा में अपने जंगजुओं को एड्रेस कर रहा था, जो गाजी है। कहता है, यार खुदा के लिए एक बात सुनो। अंग्रेजी में बोल रहा था, ऐसे अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेता है। कहता है, यार ये जो सऊदी है, ये जो तुम्हारे क्या कह रहे हैं चीनी है, और ये जो तुर्किया है, पहले तो इन तीन का नाम ले। कहता है, इन्होंने बोला अब यहाँ बेगिंग बाउल लेके मत आना। अगर हमें आपसे कोई काम करना हो, ट्रेड करना हो, कॉमर्स करना हो, ऐसी कोई चीज तुम्हारे पास हो तो यहाँ आना, अन्यथा अब मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हम भीख मांगने नहीं जाएंगे। लेट अस बी द लास्ट। फिर कहता है, वो कहते हैं कि हमें वहां एंगेज होना पाकिस्तान के साथ जहां हमें गेन हो, ट्रेड में। अब टेक्नोलॉजी सुन के तो मैं कुर्सी से गिर गया था। मैंने कहा, पाकिस्तान और टेक्नोलॉजी मतलब एक ही टेक्नोलॉजी नहीं, फटने वाली। उसके अलावा तो उन्हें टेक्नोलॉजी आती नहीं। ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, मैंने कहा एक बात बताओ, चाइना ने भी इनके गधे उठा लिए, इनके जहाज ही नहीं उठाए, क्योंकि गधे तो फिर भी काम आएंगे, जहाज तो किसी काम नहीं आएंगे। फिर कहता है, यार ये परिस्थिति अब अजरबैजान की है, ये परिस्थिति कतर की है, ये परिस्थिति यूएई की है। मतलब लगभग जहां ये उम्मत में भीख मांगने जाते थे, सबने हाथ जोड़ लिए, मियाँ शाहबाज शरीफ यहाँ मत आना, यहाँ पानी, यहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, अगर कुछ प्रोडक्टिव हो तो लेके आना। पर अगर इस संभाषण को सुनेंगे सर, इसमें 2 टेक्निकल पॉइंट थे। एक टेक्निकल पॉइंट था, ये शाहबाज कह रहा था, देखो भाई, अगर हमें अब पाकिस्तान को डेट से बचाना है, ये कोयटा में रह के कह रहा है, पाकिस्तान को जो मिनरल है ये हमें डेट से बचा सकता। तो इन अ वे बलोचों को एक सिग्नल है कि तुम्हारे मिनरलों पे इनकी नजर है, क्योंकि इनके पास ये लास्ट रिजॉर्ट है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। दूसरा कह रहा हमें ह्यूमन कैपिटल डेवलप करनी पड़ेगी। अब ये ह्यूमन कैपिटल जेंटर होते हैं, मतलब उनके लिए
स्वीपर है, ये घोड़ा पालक है, हाथी का पालक है, ये कौन सी ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना चाहता है? और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी तो इनके यही है। देखो कहाँ बेल्ट लगा जाए और कहाँ बम, कहाँ उसको दबा जाए और कहाँ फटा जाए, इसके अलावा इनके पास इनोवेशन टेक्नोलॉजी है नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान को उम्मत में भी मना कर दिया, अब भीख मांगने यहाँ मत आना, अगर कुछ हमारे पास देने को तो आना। तो मतलब मोटी मोटी बात कहें, बोले यार अगर मिनरल ला सकते हो तो बात करना, अन्यथा फिर पैसे मांगने मत आ जा। तो ये शाहबाज ने कहा, अगर भाई अगली बार पैसे मांगने नहीं जाऊंगा, मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पैसे मांगने जाएंगे। ये दूसरी चीज। इससे मैं आपको 12 घंटे पहले लेता हूँ। 12 घंटे पहले मुनीर ये जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, इनको एड्रेस कर रहा था सर, और उसमें कहता है कि जो पानी है हमारी रेड लाइन है, अगर आपने पानी नहीं दिया ये हमारी हर रेड लाइन को पार करेगा। और तभी मुनीर ने एक और चीज बोला हम कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, कि भाई कश्मीर हम नहीं छोड़ेंगे, कश्मीर तो हमारी दशकों से लड़ाई है, हम नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर को छोड़ने का मतलब है इस्लाम, तो इनकी शाहरग है, शाहरग मतलब इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज करना, हम इस्लाम से कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ भी आपको इनका अलतकिया दिखता है। जो शाहबाज कहता है, आपको याद है वहां ईरान में बैठ के कह रहा था पीस चाहिए, मुझे पीस का मौका दो, अब मैं ऐसी पीस लाऊंगा, आप देखते रह जाएगा, ऐसे नमूने आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान मीन्स पीस। पर इसी का फील्ड मार्शल, ये जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, वहां कश्मीर उठाता है, पानी को रेड लाइन बोलता है। फिर इनके खरीफ का वहां होता है, इनका वेदरमैन कहता है अब की बार फसल फेल है, टॉयलेटों में पानी नहीं। फिर ये क्वेटा जाते हैं, क्वेटा में कहता भाई अब मिनरलों पे आश्रित है हम, अन्यथा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, पाकिस्तान नहीं तो गया, कोई पैसे देने वाला नहीं है। अब आप बोलेंगे कि IMF का लोन मिला है, सर वो तो इनको है ना कतरा कतरा मिलता है, मतलब गर्म तवे पे पानी के छिड़काव होता है, वो आता उड़ जाता, वो तो दुबई वापस चला जाता है, वो तो लंदन वापस चला जाता है। गोरों को भी पता है इनको पैसे दो वापस यूरोप ही आएगा, वापस अमेरिका ही आएगा। तो वो तो बस गर्म तवे पे पानी का छिड़काव है। ओवरऑल इनकी परिस्थिति खराब है। और सबसे बढ़िया चीज जो सबसे अच्छी मुझे लगी, जिसको मैं ट्रैक कर रहा था, वो ये था कि अब चाइना ने भी इनसे हाथ खींच लिया। क्यों? शाहबाज ने स्पेसिफिकली मेंशन किया चाइना हमारा आयरन क्लैड ब्रदर, अब आयरन क्लैड लाइबिलिटी बन गया, उसने हाथ खींच लिया। उसने हाथ क्यों खींच लिया? जो PL-15 की वाट लगी है, जो चाइनीज आर्सनल एक्सपोज हुआ, जो चाइनीज आर्सनल की वाट लगी है, उन्होंने हाथ खींच लिया, बोला भैया तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम निकम्मे हो, हम तुम्हें कुछ नहीं दे रहे। और टर्किश ड्रोन जो थे, तो J-35 आने वाला है सर। J-35 तो वो एक्सपेरिमेंटल दे रहे हैं ना इनको, उन्हें देखिए ये मोसाड का भी इंटेल आया है कि काफी लाइव इंस्ट्रूमेंट्स या काफी लाइव एम्युनिशंस और हथियारों की टेस्टिंग ये चाइना पाकिस्तान में कर रहा है, आज की डेट में भी कर रहा है। तो J-35 तो वो उस टेस्टिंग का पार्ट है। अब देखिए इन्होंने जो इनको टर्की ने 4 तरह के ड्रोन दिए थे। बख्तियार TB2 दिया था, एक बख्तियार याहा 3 दिया था जो कामाकाजी ड्रोन है, एक E-यात्री करके लॉइटरिंग एम्युनिशन था वो दिया था, और एक और शंघात्री करके एक ड्रोन दिया था। अब जब उसका हिसाब किताब निकला, ये पूरे 400 ड्रोन हमारे बॉर्डर पे पड़े, एक भी पेनिट्रेट नहीं कर पाया। हुआ क्या? पाकिस्तान ने टर्की पे ऑर्डर कैंसिल कर दिए, और पूरी उम्मत ने, जहां एक इस्लामी, अच्छा बाय द वे अर्दोगन ने इसकी पोजीशनिंग की थी इस्लामी टेक्नोलॉजी, इस्लामी टेक, एक नया वर्ड मैंने सुना था इस्लामी टेक। मैंने कहा ये क्या होता है? कहता इस्लामिक टेक्नोलॉजी। तो वो इस्लामिक टेक्नोलॉजी भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में फेल कर दी। पूरे मिडिल ईस्ट से लेके अफ्रीका तक जहां जहां वो ड्रोन बेच रहा था, जहां अपना वो एक इस्लामिक टेक बेचने की कोशिश कर रहा था, वो कैंसिल हो गया। चाइना का PL-15 टूट गया। चाइना के PL-15 की हमने जैमिंग की थी, ये कंफर्म हो गई है। जापानीज को एक यूनिट दिया जो उसका अध्ययन कर रहे हैं। और अब जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है संजय सर, रॉकेट एक टारगेटिंग और रेंज, मतलब उसका जो एक होता है रडार और रेंज, मतलब किसको वो देखता और कितनी रेंज है, दोनों पे संदेह आ गया, दोनों पे अब शक आ गया कि इसकी रडार की एक्यूरेसी और इसकी रेंज दोनों ही नकली थी। अब देखिए तो काफी लोग हमारे पास आए हैं जो कह रहे हैं यार हमें भी एक आध दे दो, हमें भी एक आध पीस दे दो, हम भी इसका अध्ययन कर ले। जापान को तो दे रही है, अमेरिका वाले इंटरेस्टेड है, सब इंटरेस्टेड है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में जो चाइनीज टेक की वाट लगी और जो इस्लामी टेक की वाट लगी है, इसके बाद अर्दोगन भी भाग गया, चाइना भी भाग गया, और सीधा क्लियर बात है भैया पैसे नहीं मिलेंगे। और बाय द वे ये जो सीपेक का पार्ट 3 की बातें हो रही थी वो भी कैंसिल कर दिया, कोई सीपेक का पार्ट 3 नहीं आ रहा। यहाँ इनकी परिस्थिति कुल मिला के 0 बटा सन्नाटा है। और अब ये इधर उधर से कुछ कुछ कतरे मिलते रहेंगे, कुछ कुछ चलते रहेंगे, कुछ कुछ कतरे मिलेंगे, कुछ कुछ चलते रहेंगे। अब सबसे अच्छी बात यह है, जो मेरा प्रस्ताव था, मैंने कहा था भाई आप जमीन को 2-3 फसल उसकी फेल कर दो, जमीन खुद बंजर हो जाती है। तो क्या अब भारत वाटर बॉम्ब के माध्यम से जमीन को बंजर करेगा?
क्या हमने वाटर को वेपराइज किया? जी हाँ, बिल्कुल किया, और करना भी चाहिए। वाटर को हमने वेपराइज किया, करना भी चाहिए। क्या आज पाकिस्तान के किसान की आंखों में आंसू है कि भारत से पानी नहीं आ रहा? आप फटी आंखों लेके आसमान को देख रहा? हाँ, पाकिस्तान भीख मांग रहा, भारत इज नॉट ब्लिंकिंग। और हमने एक बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया संजय सर, अगर कश्मीर में या पहलगाम में खून बहेगा तो पाकिस्तान में सूखा पड़ेगा। ये नया नया जियोपॉलिटिकल वेपन है। अब आप ड्रोन्स की बात करें, आप वेपन्स की, आप पानी की बात करें, जेट की बात करें, अभी एक लेटेस्ट समाचार सुनाऊंगा आपको, लेटेस्ट जी, बिल्कुल ताजा ताजा आया है दुनिया में। और वो ये कह रहा है कि साहब पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है, यानी पाकिस्तान ने ये डोजियर शेयर किया है इंटरनेशनली, और उसमें 8 ऐसे टारगेट्स उन्होंने बताए हैं जिसको भारत ने भी एक नहीं कहा है। यानी जो भारत बता रहा है टारगेट कि हमने 11 मारे हैं, उसके अलावा 8 टारगेट और बता रहा है वो। वो 8 टारगेट हैं, नीचे से चलें तो हैदराबाद सिंध, फिर सिंध में ही छोर करके कैंटोनमेंट है वो है, फिर भावल नगर है, झांग है, गुजरांवाला है, गुजरात है, और अटक है, और पेशावर है। वो अटक और पेशावर की बात तो मैंने भी की थी, आपको ध्यान है? बिल्कुल आपने की थी, बिल्कुल आपने की थी। और मतलब अब प्राइमा फेशिया संजय सर तो छोड़ा क्या हमने? पहले ये तो बताए ना, छोड़ा हमने क्या? क्वेटा छोड़ रखा है। अब इन्होंने क्या किया है, क्योंकि हमने क्वेटा छोड़ दिया था, इसलिए हम्म, उन्होंने अपने पूरे के पूरे जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग वाले जो प्लेन्स हैं वो क्वेटा में पार्क कर दिए, और F-16 जो है वो पासनी में, ग्वादर के पास, वहां पार्क कर दिए। वहां का वो बात कर सारे के सारे वो जो है सेफ जगहों पर पार्क कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब हमारे जो जहाज हैं ये केवल पार्किंग के लिए है। पार्किंग के लिए, मतलब शो के लिए। तो इनकी टिकट लगाए ना, लोग आएंगे, टिकट खरीदेंगे, जहाज को देखेंगे, उसके साथ फोटो खिंचाएंगे। जैसे हमारे रेल म्यूजियम में आते हैं ना दिल्ली में, तो फोटो खिंचाते हैं लोग, तो इनके भी वैसे खिंचाएंगे। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ ये है, अगर आप देखिए, ये जो ग्वादर में मैंने सुना कि हमारी नेवी ने कुछ सर्वेलेंस बढ़ा दी है। ग्वादर और अरेबियन सी में कुछ चार्टर सुनने में आया, हमारी नेवी ने सर्वेलेंस वहां बढ़ा दी है। जो नेवल स्वीप्स जिन्हें कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है और इंटेंसिटी भी बढ़ाई है। तो अगर इन्हें लगता है कि इनके यहाँ जो आर्सनल है वो ग्वादर में सेफ है, ये शायद भूल गए थे राजनाथ सिंह जी ने 2-4 दिन पहले क्या कहा था, 2 दिन पहले कह रहा, अगर हमारी नेवी को एक्टिवेट करा, जब विक्रांत पे बैठे थे, वो विक्रांत पे ऊपर खड़े होकर उन्होंने संभाषण किया था, अगर हमारी नेवी को एक्टिवेट करते तो तभी पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूट जाता। तो अब इन जहादियों को जरा पूछे कोई, तुम्हें क्या लगता है ग्वादर बहुत सेफ है? ग्वादर तो हमारी नेवी के बहुत पास है भाई, ग्वादर बहुत दूर हो सकता है, नेवी के बहुत पास है। और जो ये यूक्रेन में अटैक हुआ, इससे तो एक नए समीकरण सेट कर दिए ना। अब तो कोई भी चीज दूर नहीं है, अब नए कोई भी चीज दूर नहीं है। तो इनको क्या लगता है कि ग्वादर बहुत सेफ है, क्वेटा बहुत सेफ है? नहीं, ना क्वेटा सेफ है, ना ग्वादर सेफ है। और संभावित तुम्हें अमेरिका पूछोगा F-16 का हिसाब दो, वो F-16 का हिसाब देने लायक तुम हो नहीं। क्योंकि कल पूरे संभाषण में इसने अमेरिका का नाम नहीं लिया। जब जब उस दिन थैंक यू कर रहा था, तब अमेरिका का तो पूरा नाम ले रहा था। आज इसने अमेरिका का नाम लिया। संभवता यही है कि अमेरिका ने भी हाथ खींच लो, भैया तुमसे नहीं होगा, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, और तुम्हारी जो पिटी हुई फौज है जिसके दम पे तुम इतना उछलते कूदते थे, इसको तो यार बलोच भी पीट रहे, इसको तहरीके तालिबान भी पीट रहा। हिंदुस्तान ने तो ऐसी गत बनाई तुम्हारी कि तुम तो अभी महीनों तक उभरोगे नहीं। 45% तो तुम्हारे एरियल एसेट्स डिस्ट्रॉयड है। अभी जो आपने ये लिस्ट बताई है, इसका मतलब हमने कोई कोना छोड़ा ही नहीं। और संजय सर, एक एस्पेक्ट है जो लोग मिस कर रहे हैं, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जयपुर डायलॉग के माध्यम से। आप देखिए, एक बड़ी 9 टेररिस्ट कैंप हमने टारगेट किए, ये तो बिल्कुल सही है। पीछे एक बड़ा एक किस्म वो आई थी रिपोर्ट, उसने बोला 9 में से 2 जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट किए। बचे 7 में से 5 पीओके के अंदर थे और 2 पाकिस्तान के अंदर थे, मेल एंड पाकिस्तान के अंदर। वो इंडियन आर्मी ने टारगेट किए। अब भी भारत ये नहीं बता रहा है इनको कि इंडियन आर्मी ने कैसे टारगेट किया। ड्रोन भेजा? क्या हमारे स्पेशल फोर्सेस वहां गए थे? क्या हमारी स्पेशल कॉम्बैट यूनिट्स वहां गई थी? क्या मदर ऑफ और सर्जिकल ऑपरेशंस किया गया? क्या एसएफ का सबसे बड़ा कीर्तिमान अचीव हो गया? क्या किया भारत ने? क्योंकि इस पे ना भारत कुछ बोल रहा, ना पाकिस्तान कुछ बोल रहा है। अगर आप एयर मार्शल भारती की भी बात सुनो, उसको बाद में भी डिकोड किया गया, हमने भावलपुर और मुरीद के को एयरफोर्स ने ठोका था। बट बाकी 7 बेसिस, 5 इन पीओके एंड 2 इनसाइड पाकिस्तान, में डिसमेंटल बाय इंडियन आर्मी। कैसे? क्या किया इंडियन आर्मी ने? क्या ऑपरेशन था? कैसे किया, क्या नहीं किया? ये बिल्कुल मुंह बंद करके बैठे।
कारण उसका क्या है? कारण इनको ये है कि अभी इनको लगता था यार देखो चाइनीज रडार फेल हो गया तो हिंदुस्तानी फौज आ गई, ब्रह्मोस आ गया, हिंदुस्तानी फौज आ गई। इसलिए शाहबाज खुद कह रहा था ब्रह्मोस आया जी, हम रोक नहीं पाए। पर अगर कल को इस चीज का खुलासा होगा संजय सर, इंडियन आर्मी गई और इनके सब जिहादियों को मार के आ गई, तब तुम्हारी फौज क्या कर रही थी? आप पूछेंगे इनकी फौज क्या कर रही थी? इनकी फौज वो कर रही थी, आपको याद है एक चार्टर लीक हुआ था इनका, इंटेल चार्टर, जिसमें वो कर्नल पोस्ट छोड़ के मस्जिद में बैठा था और अपने सिपाहियों को भी वहां रखा था। कहता मस्जिद में बैठो जब तक काफिर बमबारी बंद ना कर दे। ये पोस्टर छोड़ छोड़ के भाग गए थे। उसे बोला भाई साहब साहब अब जाए पोस्ट वापस कर, चुप यहीं रहो, जब तक अल्लाह ताला बमबारी बंद नहीं करवाएगा काफिरों की तब तक मस्जिद में ही रहो, मस्जिद में तुम सुरक्षित हो। ये तो बिल्कुल खबर सामने आई थी, पाकिस्तान की भगोड़ी फौज ने पोस्ट छोड़ दिए थे। तो ये क्या एक मुजफ्फराबाद में हुआ या पूरे लाइन पे हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंडियन एयरफोर्स के दिमागों से डर के पोस्ट छोड़ के गए पूरे जगह? क्या इंडियन आर्मी आई और सबको खत्म कर गई? और ऑफिशियल नंबर जहादी जितने मरे अब तो वो 160 या 170 प्लस 40-42 पाकिस्तानी आर्मी के, 200 का आंकड़ा तो पूरा हो गया। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था सर, हमने बोला वी हैव किल्ड मिनिमम 100, मैक्सिमम का नंबर नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से 1200 से 1500 तो नहीं बढ़ गए थे उसी दिन। तो अब इनका नंबर भी बढ़ रहा है और आप देखिए इनकी विडंबना ये, भारत जो की बार टुकड़ों में इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहा है, ये कुछ काउंटर ही नहीं कर पा रहे इसको। दे आर नॉट एबल टू काउंटर एनीथिंग। अगर आप जनरल चौहान के भी बात करें, उन्होंने कहा जी देखो हमारे वी हैड सम लॉसेस, पायलट सारे सेफ हैं, ठीक है जी, तो अगर हमारे सारे लॉसेस हुए पर कौन से लॉसेस थे साहब? वो लक्ष्य वाले लॉसेस थे। वही तो मैं कह रहा हूं ना सर, सबसे पहले जनरल साहब ने तो कभी ये नहीं कहा ना कि वी गॉट हिट बाय पाकिस्तान, ये नहीं कहा पहली बार। तो ऐसा कभी उन्होंने कहा सम जेट्स वर डाउन। अच्छा, जेट्स हाँ, डाउन की क्या है? अगर आप एयर फोर्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो देखें तो जेट्स डाउन का मतलब ये होता है कि जेट्स को नीचे उतार दिया गया है, तो जेट्स आर ब्रॉट डाउन। करेक्ट। तो वो तो उनकी शुरू में तो 1 घंटे तो उन्होंने लड़ाई लड़ी है ना, 88 आवर्स में से 1 घंटे तो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, ये तो सभी कह रहे हैं। तो नहीं उस इसमें टाइम पे फिर इनको जो है वो थोड़ा-सा पीछे कदम खींचना पड़ा। बाद में इन्होंने अपने वो लक्ष्य-वक्ष्य उड़ा के, इनको उल्लू बना के और इनके रडार्स वगैरह सब जैम करके और सबको खत्म कर दिया। लेकिन ये पूरा जो चाइना का गेम है, जो चाइना इस समय जो चारों तरफ इनको सपोर्ट करते घूम रहा है, उनकी तरफ से अगर आप चाइना का, क्योंकि आप तो चाइना वॉचर हैं और ये जो इनके जो ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो न्यूज़ वगैरह आती है वो देखते रहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि साहब कि उनको सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि साहब कि हम J-35A दे देंगे, वो कह रहा है कि साहब हम पानी बंद कर देंगे और कह रहा है कि साहब कि नहीं हम इनकी जो है वो कैपेसिटी बढ़ा देंगे वगैरह-वगैरह। ये क्या है? हालाँकि इनके जो स्पोक्समैन हैं, उनसे जब पूछा जाता है, तो वो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे कोई रोबो बोल रहा हो। हाँ, वैसे इनके इनके स्पोक्समैन तो मान लीजिए चिप वाले रोबो ही है सर, ज्यादा और उनमें रोबो में ज्यादा फर्क नहीं होता, उनको तो प्रोग्राम करके भेजती है कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए संजय सर, एक तो अर्दोगन की दुकान बंद हो गई, इस्लामिक टेक की जो दुकान खुली थी दुनिया में, वो खुलते वो स्टार्टअप है जो फर्स्ट फेज में फेल हो गया, तो सबने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, पाकिस्तान ने भी ऑर्डर कर लिया, पहली बात। अब दूसरा चाइना की बात करते, देखिए चाइना का मैं आपको 3 घटनाएं बताता हूँ। चाइना में पीछे एक बार 5 मिसाइलें चलाई आईसीबीएम, वो कुछ सबमेरिट हो रहा था, जापान के ऊपर से उड़ाई थी उसने, क्वाड वालों को थोड़ा धमकी देने के लिए। तो जब वो मिसाइलें उड़ी थी, साल भर पहले की बात है, 2 मिसाइलें चाइना पे गिरी थी, 2 मिसाइलें चाइना पे गिरी थी, 3 समुद्र में गिरी। तब इसने क्या किया, शी जिनपिंग ने ये रॉकेट फोर्स वाले सबको बुलाया, डिफेंस मिनिस्टर को गया, रॉकेट फोर्स का हेड गया, डिप्टी हेड गया, काफी लोगों को निपटा दिया, पर्शिंग हुई बड़े मास लेवल पे। फिर पता लगा कि जो मिसाइलों में सॉलिड फ्यूल निकाल निकाल के वो खाना बनाते थे, इसमें करप्शन हुआ, एक्यूरेसी नहीं थी, सब कुछ नहीं था। तो एक रॉकेट फोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री का शेकअप करके, मास पर्जिंग करके उसने ये बता दिया जी मैंने इसको ठीक कर दिया। तो तब से चाइनीज डिफेंस पे एक सवालिया निशान लग गया। अब चाइनीज डिफेंस की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है पाकिस्तान, 81% इक्विपमेंट जो एक्सपोर्ट होता पाकिस्तान होता, बाकी आपका 17-18% बांग्लादेश जाता है, 1-8% कोई बोले बढ़ के इधर उधर फंस गया, ये इनकी कहानी। अब जो इन्होंने पाकिस्तान में इक्विपमेंट डाला वो बेसिकली है रियल टाइम वॉर टाइम टेस्टिंग, क्योंकि चाइना में वॉर टाइम टेस्टिंग तो हो नहीं सकती, अब सिमुलेशन और वॉर टाइम टेस्टिंग में फर्क है। अब चाइना का जो वेपन था, जो उसका मतलब कोहिनूर था वेपन्स का, वो था PL-15। उन्होंने कहा जी ये वेपन ऐसा है जिसके से हम कोई भी जहाज, F-35 हो, F-16 हो, राफेल हो, सुखोई हो, किसी को भी गिरा सकते, ये रामबाण है या चूक है, ये ब्रह्मास्त्र, इसकी पोजिशनिंग ऐसे की थी।
यही PL-15 इन्होंने उठ के उठा के उसको पाकिस्तान को दे दिया। ई नहीं दिया, ई इनका एक्सपोर्ट वर्जन है जिसकी रेंज कम है, इन्होंने मेन PL-15 दे दिया, लो इससे भारत को ठोको। अब 17 PL-15 डट साबित हुए। हमने उनका जो बेदू है, जो उनका GPRS सिस्टम है, संभवतः वो जैम कर लिया और वो मिसाइल किसी काम के नहीं रहे। जब वो डट साबित हुए तो चाइना में एक और झटका लग गया कि भाई इस चीज पे तुम अपना मिसाइल टेक को एक्यूरेसी बताते थे, तुम्हारा मतलब तुम कहते थे ये हमारा लेटेस्ट पशुपास अस्त्र है, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, ये तुम्हारा फेल हो गया। तो अब फिर सवालिया निशान चाइना में आ गया एक्यूरेसी ऑफ द आर्सनल, रिलायबिलिटी ऑफ द आर्सनल। जो मैं हमेशा कहता हूं उनकी रिलायबिलिटी ऑफ द आर्सनल इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। अब PL-15 के बाद ये सवाल शुरू हो गए। अब PL-15 के बाद जो चाइना को हर जगह एक ही प्लेटफॉर्म से पूछ रहा है, भाई तुम्हारे हथियार फेल हुए, तुम्हारे हथियार फेल हुए, तुम्हारे हथियार फेल हुए, तुम्हारे हथियार फेल हुए। चाइना चुपचाप बैठा, वो कुछ बात ही नहीं कर रहा। चाइना को जो एक हथियारों को लेकर डोमिनेंस बनाना, तो ग्लोबल इंडस्ट्री बनानी थी, वो खत्म हो गई। रशिया अब चाइना को देख के हंस रहा, कह रहा बेटा तेरे चलते तो मेरे हथियार है, तुम्हारे अपने तो बेकार है। अमेरिका आज मुतमईन हो गया, कहता इनकी औकात नहीं भाई, ये वैसे ही दिखाने को डोंग फाई 6 विक्स भी चलेगा नहीं चलेगा, पता लगा साइलो में फट गया। तो आज अमेरिकन आर वेरी रिलीव्ड लुकिंग एट दिस। और ये चाइना की अगर आप टेक लेटर में देखोगे लेटेस्ट प्रोडक्ट था। अब पूरे चीज पे एक सवालिया निशान लग गया कि चाइना का आर्सनल रिलायबल नहीं, इसलिए चाइना थोड़ा बौखलाया हुआ। चाइना कहता है मैं पाकिस्तान को हर चीज दूंगा, आई पुट एवरीथिंग इन द टेबल सो दैट कि कुछ धमाका करे और हम दुनिया को ये बताए कि वी आर नॉट एट दैट, वी आर नॉट गिवन अप। अब देखिए चाइना पीछे ताइवान का घेराव कर रहा था। चाइना ने पीछे काफी ताइवान का घेराव सिमुलेट किया था। 2 दिन पहले पीट हेग्सेथ यहाँ पे थे सिंगापुर में, शंघाई डायलॉग में। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी, बोला देखो यार चाइना पे प्रेशर बढ़ रहा और चाइना का ताइवान का इन्वेजन इमिनेंट है। आई एम नॉट शुगर कोटिंग, आई एम कोटिंग इट, आई एम नॉट शुगर कोटिंग इट, इज इमिनेंट, बट हम ये होने नहीं देंगे। क्योंकि अब जितना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे असर पड़ रहा है, देखिए सीपेक गया, या चाइना का हथियार पिट गया, चाइना की AI पिट गई, चाइना की EV पिट गई, चाइना की फोटोवोल्टिक सेल्स पिट गई। ये इनकी सनशाइन इंडस्ट्री जिसे कहते थे। 4-5 इंडस्ट्री उन्होंने सनशाइन इंडस्ट्री आइडेंटिफाई की थी, इससे हम दुनिया पे कैप्चर करेंगे। ये सब गया। इलॉन मस्क ने भी पलटी मार ली, वो ट्रंप के खेमे में वापस आ गया। तो इसके बाद ये जो चाइना हताश और निराश है, कम्युनिस्ट पार्टी पे जो प्रेशर पड़ रहा, अभी इसको क्या कहे। आज भी खबर आ रही है कि शी ने एक सिविल अनरेस्ट की वार्निंग तो दी है आज सुबह सुबह कि एक सिविल अनरेस्ट चाइना में हो सकता है। सर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, $53 ट्रिलियन का डेट है, आपका कैश फ्लो रुका पड़ा, ट्रंप ने आपकी ट्रेन का नलका बंद कर दिया, आपके वेपन्स फेल हो रहे। तो अगर अब कम्युनिज्म सरकार या कम्युनिज्म का सत्ता पे अगर कब्जा रहेगा तो किस बेसिस पे रहेगा। आप कह रहे हो कि हम भाई आपको अच्छी लाइफ देंगे। लाइफ अगर आप चाइना के बारे में मतलब अगर कभी डिटेल में प्रोग्राम करें, मैं आपको सारे आंकड़े दूंगा फैक्ट्स फिगर्स और डाटा के साथ। एवरेज आदमी की लाइफ कितनी है, एवरेज आदमी पे डेट कितना है। तो इसके बाद चाइना के पास कोई विकल्प रहता नहीं। तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी टू होल्ड ऑन टू पावर माइट ट्राई ताइवान। अगर ये ताइवान ट्राई करेगी तो अमेरिका ने बोला कि भाई वी विल ट्राई टू डिफेंड ताइवान टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। वहां पे भी इनका सट्टा लगने वाला नहीं है। और यहाँ पे इनके वेपन्स को लेके, जिसको लेके इतना उछलते कूदते थे, इनकी वाट लग गई है। जबकि ताइवान ने चाइना ने साउथ चाइना सी में काफी नकली आइलैंड्स बनाए हैं एज फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट, पर ताइवान अब भी उनके लिए इनविंसिबल है। ताइवान में जो पाकिस्तान में हुआ उसको देख के जो पुतिन का स्टेटमेंट आया, उसने कहा देखो जी रशियन वेपन्स की कितनी एक्यूरेसी है, रशियन वेपन कितने सटीक है। तो कहीं ना कहीं अगर रशियन वेपन सटीक साबित हुआ तो डर किसका वेपन साबित हुआ, चाइना वेपन ना। टर्की की तो चाहे औकात ही नहीं ग्लोबल वॉरफेयर में। तो जो अब पुतिन भी बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। भारत ने इतना जबरदस्त ऑपरेशन किया, आकाश तीर वाज 100% एफिशिएंट। इसको लेके आप चाइना बहुत परेशान है। इसको लेके चाइना कह रहा मैं कहाँ मुंह दिखाऊं। और अगर चाइना का ऐसे ही लेकिन साहब रशिया की तो खुद की ऐसी तैसी होगी। सर रशिया में जो स्पाइडर वेब हुआ, अगर आप इसका अध्ययन करें तो इसमें 2-3 पहलू है सर। सबसे पहली बात, जब ये अटैक हुआ तो मैं सोच रहा था यार ये इतना बड़ा अटैक रशिया पे हो ही नहीं सकता। पहले मैं सोच रहा था एक कॉन्सेप्ट होता सैटेलाइट्स में ब्लाइंड स्पॉट्स और ब्लाइंड स्लॉट्स, कि हमेशा मैप्स में कहीं कहीं ब्लाइंड स्पॉट होता है और एक स्लॉट ऐसा होता है जब आपको कोई वो सैटेलाइट देख ही नहीं सकता। उस मतलब वो 2 घंटे 2.5 घंटे जो करना कर लो। तो मुझे लगा शायद उसको यूज करते हुए इन बेसिस को टारगेट किया गया। फिर जब पता लगा 5 बेसिस साइमल्टेनियसली टारगेट हो गई, तो 5 ब्लाइंड स्पॉट 5 बेसिस के ऊपर नहीं हो सकते। ये तो खैर लॉजिक समझ आ गया मुझे, इस इम्पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग सेट है कि ये पॉसिबल ही नहीं है टेक्निक। फिर पता लगा सर ये रशिया का ट्रोजन हॉर्स, जिसे ट्रॉय में हमने ट्रोजन हॉर्स अटैक किया था, ये रशिया का ट्रोजन हॉर्स है। ड्रोन्स को अंदर
असेंबल किया गया, कंटेनर गाड़ियों में रखा गया, उनको एक एक करके छोड़ा गया और टाइम टू एक्शन पांचों बेसों को साइमल्टेनियसली टारगेट किया गया। 2-3 मिनट में उनको जो कार्रवाई करनी थी कर ली। रशियंस हैड नथिंग टू डू। और ये जो सबसे बड़ी जो एयरबेस है 7,000 किलोमीटर दूर है यूक्रेनी बॉर्डर से, और एफएसबी का हेडक्वार्टर उसके बाजू में जहां ये अटैक हुआ। और ये साइबेरिया में रखे TU-22 और TU-95 को ऐसा माना जाता था साइबेरिया तक कोई नहीं पहुंच सकता, ये ऐसी जगह जो पुतिन का हार्टलैंड है, यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। तो ये एक सबोटॉज था, ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था, ये एक इंटरनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत को भी एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग मिनिस्ट्री इसीलिए बनानी चाहिए क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी वाले मसले हैं। आप एक्सटर्नली डिफेंस तो मजबूत कर दोगे, पर आपके अंदर वाले जो लोग हैं अगर वो कुछ करे, वहां कोई ट्रोजन हॉर्स आए, हाउ डू यू मैनेज दैट? क्योंकि आर्मी इज आउटवर्ड लुकिंग, पाकिस्तान और चाइना की तरफ देखेगी, आपके अंदर जो ब्रीच होता है उसको कौन देखेगा? दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी हैज टू लुक इनटू इट। तो ये जो हुआ, इन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी का ये ब्रीच था, 3 मिनट में इन्होंने सारा नुकसान कर लिया। अब जो असेसमेंट कल यूक्रेन कहता जी मैंने $7 बिलियन का नुकसान किया पुतिन का, 40 से 41 प्लेन उड़ाए, एक A-50 भी उड़ाया है। पुतिन कहता है जी मेरे पास साहब 300 जहाज है, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं कह रहा हूँ 10-20 भी उड़ाए हो तो बहुत बड़ा झटका लगा पुतिन को, बहुत बड़ा। क्योंकि सवाल एक है जो हम भूल रहे हैं, ये जो TU-22 रखे और TU-95 रखे थे संजय सर, ये कहाँ रखे थे? ये रखे थे इनके स्ट्रेटेजिक बेसिस पे। ये स्ट्रेटेजिक बेसिस का है, जो ये लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्बर है, ये वहीं रखा जाता है जहां न्यूक्लियर एम्युनिशन और न्यूक्लियर डंप्स हो। क्योंकि अगर ये उनके पास रखोगे तभी तो उनको रखने का पॉइंट है ना, तभी तो वो ले जाएंगे वहां से। अब तो ऐसा ही नहीं कि न्यूक्लियर मटेरियल आपके 7,000 किलोमीटर दूर है, तो अगर उसी के आसपास न्यूक्लियर आर्सेनल भी रखा है, तो सवाल ये है अगर आज TU-95 टारगेट हो सकता है, ये लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैरियर टारगेट हो सकता है, तो क्या न्यूक्लियर आर्सेनल और न्यूक्लियर साइलोस कितने दूर है? तो वो भी टारगेट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सेंध लगी है रशिया की सुरक्षा में, और इसमें रशिया का एयर डिफेंस वगैरह कुछ नहीं कर सकता था। आपके अंदर घुस के अटैक किया। ज़ेलेंस्की कहता है जी हमने 18 महीने से इसकी तैयारी की थी। तो अगर 18 महीने से तैयारी, तो एफएसबी क्या कर रहा था? और ये कौन लोग हैं जो मिले हैं, ये कौन सी कंट्रियां जो मिली है? कल ये भी इंटेल आया था कि स्वीडन ने इनको लाइव सैटेलाइट फीड दिया था यूक्रेनियों को। इसमें नेटो की कंट्रियां मिली है सर, इसमें केयर स्टामर मिला, इसमें स्पेन मिला है, संभवतः फ्रांस का भी कुछ हाथ हो सकता है। क्योंकि आप देखिए जब ये अटैक हुआ तो पुतिन ने बोला कि अब मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, और ज़ेलेंस्की को ये पता लगा कि दूसरों लोगों की हाथ की कठपुतली बनने का नतीजा क्या होता है। दूसरा, मैं अटैक को यूक्रेन के बाहर भी ले जाऊंगा। और उसने कई सारे विकल्प भी बोले, और आज तो बड़ा अटैक भी किया उसने। आज देखिए करीब 150 जो यूक्रेन की ड्रोन असेंबलिंग साइट्स थी पूरे यूक्रेन में, सबको बर्बाद कर दिया। पर सवाल ड्रोन बाहर से आए नहीं थे, ड्रोन तो आपके अंदर से आए। अब इतने बड़े ट्रक जो खड़े हुए बेसिस के पास, उनके ऊपर का वो कंटेनर का वो मतलब मुंह सा खुलता है, ड्रोन ऐसे कट कट करके निकलते हैं, 2-3 मिनट में लगते हैं। और ये FPV ड्रोन्स का यूज किया गया था। FPV ड्रोन्स तो मतलब इट्स लाइक आइस, ड्रोन्स विद आइस, जो बिल्कुल फर्स्ट पर्सन विजन, जो एग्जैक्टली ड्रोन को राइट लेफ्ट करके आप बिल्कुल जहाज के आसपास ले सकते हो। नहीं तो ड्रोन इज लाइक अ प्रोजेक्टाइल, गुलेल की तरह आपने छोड़ दिया, फिर लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा। बट FPV ड्रोन को आप बिल्कुल वहां ले जाके ठोक सकते हो। तो FPV ड्रोन्स का असेंबल होना है रशिया में। इसमें कौन सी नेटो की कंट्री है जिसके थ्रू ये स्मगल हुआ रशिया? सवाल वो है। नेटो ने इनको टेक दिया, सवाल वो है। और अगर यूके का कुछ लेना देना नहीं, पर केयर स्टामर क्यों कह रहा है अमेरिका से, उसका विदेश मंत्री की डिफेंस मिनिस्टर, उसका क्या नाम है, उसका वाइस एडमिरल रैड्रिक, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, उसने कहा मैंने अमेरिका को बोला जी मुझे F-35 दो, न्यूक्लियर कैरिंग, जो न्यूक्लियर आर्सेनल को कैरी कर सके, और मैं 700 लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाऊंगा। पर मैं कहना चाहूंगा विनम्रता से, आपके को लगता है आपके पास इतना टाइम है? ओर्शनिक जो पुतिन का अचूक अस्त्र है, यूके तक 17 मिनट में पहुंचता है, जर्मनी तक 11 मिनट, फ्रांस तक 12 मिनट, और जो ब्रसल्स में यूके EU का पार्लियामेंट है 3 मिनट। मार्क 10 से ज्यादा की स्पीड है। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो सुपरसोनिक है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो उसको इंटरसेप्ट कर सके। वो पुतिन डिक्लेयर कर चुके हैं, नमूना दिखा चुके हैं। सुपरसोनिक थोड़ी, अल्ट्रासोनिक सर। और आपका MIR भी है, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड कैरी कर सकता है, और उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन पुतिन दिखा चुके हैं खाली मिसाइल का। तो अब उसके बाद अगर यूके को लगता है वो हथियार लेगा, अमेरिका से मंगाएंगे, अमेरिका बहादुर हथियार देगा, फिर उसका काम होगा। मुझे लगता है ये यूके वाले भी आजकल चरस पीने लगे हैं, और दे डोंट नो व्हिच दे हैव, कौन सा बड़ा पंगा उन्होंने ले लिया। अब पुतिन ने जो आज यूक्रेन की धुलाई की है, वो तो खैर देखिए, अब पुतिन के पास विकल्प कई सारे हैं। अगर मैं विकल्पों की बात करूं तो पुतिन के पास 10-11 विकल्प है। पहला तो यही था हेल फायर स्ट्राइक ऑन कीव और कारकीव पे हेल फायर स्ट्राइक कर लो, और
उनके ड्रोन इंस्टॉलेशन वगैरह को निकाल दो, वो किया उसने। दूसरा है कि यूक्रेन की एनर्जी जहां से, जो इनके फ्यूल डंप्स हैं, बिजली घर है, उनको बर्बाद कर दो कंप्लीटली, एनर्जी ग्रिड को खत्म कर दो। तीसरा है कि आप अटैक करके साइबर ग्रिड्स को, एनर्जी को और बैंकिंग को कोलैप्स कर दो, या टेलीकॉम को कोलैप्स कर दो। ये आपके पास तीसरा विकल्प है। चौथा विकल्प है आप ब्लैक सी का ब्लॉकेड करो। अगर आप ब्लैक सी का ब्लॉकेड करते हो तो यूरोप और अफ्रीका रो पड़ेगा। पांचवा ऑप्शन है आप ओर्शनिक से हमला करो और न्यूक्लियर ऑप्शन ओर्शनिक का रेडी रखो, भाई अगर ज्यादा हो आई विल यूज अ न्यूक्लियर ऑप्शन, और ब्लॉकेड जारी रखो। छठा ऑप्शन आपके पास है जेलेंस्की का जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जैसे हमास का था ना, ये लीडर, उसके बाद ये, उसके बाद एक चार्ट बनाओ और एक एक करके एलिमिनेशन शुरू कर दो, बिकॉज अब वो लेजिटिमेट टारगेट बन जाते हैं। और छठा आपके पास ये विकल्प भी है कि आप एक जो इनकी आर्मी के स्ट्रेटेजिक एसेट्स जहां जहां भी है, जो जी आपको लगता है इनका स्ट्रेटेजिक एसेट, उसको टारगेट करके उसको एलिमिनेट करना शुरू कर दो। और आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा, ये जो नेटो की कंट्रियां हैं आसपास रशिया के, जिन्होंने इस चीज को रशिया में आने में मदद की, उनका हिसाब किताब होना चाहिए। और रशिया में ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने पुतिन की पीठ में 3-3 बार खंजर भोंका है। पहली बार आपको पता 2 अटैक हुए थे, एक तो उज़्बेक बंदे ने किया था, वो अभी पाकिस्तान में बैठा, दूसरा भी इस्लामिस्टों ने किया था। क्या ये तीसरे अटैक में भी ऐसे कुछ लोग का हाथ है? क्योंकि जब से यूक्रेन की लड़ाई हुई है सर, पुतिन चेचनियों के पास काफी पास गया, और पीछे देखा तो कुरान को ऐसे माथे पे भी लगा रहा था कुछ महीने पहले, मैंने देखा साल भर पहले। तो सवाल ये है कि चेचनियों से दोस्ती, चेचन से दोस्ती क्या पुतिन को भारी पड़ रही है? क्या रशिया की इंटरनल सुरक्षा का चूक साबित हो रही है? ये सारे सवाल है पुतिन को लेके, क्योंकि जब से दोस्ती हुई है तब तक रशिया में 3 बड़े अटैक हुए। ये तो मैं इसको तो रशिया का पर्ल हार्बर मानिए आप, क्योंकि इतना बड़ा अटैक रशिया में, बिल्कुल इतना बड़ा अटैक दुनिया में कहीं नहीं हुआ सर, रशिया छोड़िए, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और एफएसबी के होते हुए उनके हेडक्वार्टर के बाजू में ट्रक लगता है, उससे ड्रोन निकलते हैं, धड़ाधड़ 3 मिनट में बर्बाद करते हैं। मतलब आपके पास 300 बम्बर हो सकते हैं, अगर उन्होंने 10 भी बर्बाद कर दिए तो उनके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर जेलेंस्की कह रहा जी अब मैं अनकंडीशनल सीज फायर के लिए तैयार हूं। कल रात को सीज फायर की मीटिंग हुई इस्तांबुल में, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बस फिर प्रिजनर एक्सचेंज की बात हुई जो लास्ट मीटिंग में हुई थी, इस मीटिंग में भी, लास्ट मीटिंग में शायद 1000 थी, इस मीटिंग में शायद 6000 की बात हुई। माइनस दैट कोई समझौता नहीं हुआ, कोई चीज आगे नहीं बढ़ी है, और अब इनकी ठुकाई पिटाई जारी है। इस अटैक के बाद लावरोफ ने मार्को रूबियो को फोन लगाया और देखो भैया ये हो रहा है, अब हम अपने हिसाब से करेंगे। तो ये पुतिन को कहीं ना कहीं ओशनिक यूज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब उसके हाथ में क्या वो कन्वेंशनल वेपन यूज करे या वो न्यूक्लियर वेपन यूज करे, वो पुतिन के हाथ में, क्योंकि ये लोग तब तक मानेंगे नहीं। और पुतिन पहले कह चुके हैं मेरे पास एक वन ओशनिक कैन डिसमेंटल 1 कंट्री, उसमें इतनी ताकत है। और कल तो उसने बोला कि मेरे पास वो वेपन्स है जो सूर्य जितना तापमान पैदा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ही वाज रेफरिंग टू दीज ओनली। तो 500 का स्टॉक पॉइंट उसके पास है। और अगर, और ये आपको एक और बात बताओ, जो यूके वाले बकवास सोच रहे ना, केयर स्टामर सर, एक बात बताइए, यूके इज नॉट अ न्यूक्लियर ट्रायड। अगर तुम रशिया से पंगा लोगे एंड ही इज टॉकिंग न्यूक्लियर, टू टच दैट यू मस्ट बी अ न्यूक्लियर ट्रायड, बिकॉज यू विल हैव नो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम किस भरोसे पे, किस बूते पे रशिया से पंगा लेने चले हो? ये वही सिंड्रोम है जो वर्ल्ड वॉर 1 भी इन यूरोपियनों ने शुरू करा था। इन्होंने तब पंगे काटे थे और दुनिया में विश्व युद्ध शुरू करा। ये अब लगभग उस विश्व युद्ध की परिस्थिति में दुनिया को फिर ला रहे हैं, फिर अपनी हरकतें उल्टी सीधी करा के, और ये मतलब इधर पंगे लेके उधर पंगे लेके। और पीछे अगर आपने मैक्रोन का स्टेटमेंट देखो, 3 महीने पहले वो कह रहा था मैं पूरे यूरोप में अपने न्यूक्लियर हथियार बांट दूंगा। मैंने कहा रेवड़ी है ना, तू बांट देगा और फिर वो चलाएंगे। मतलब ये लोग जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की चीज नहीं है, बस ऑर्नामेंटल वैल्यू है उनकी, एक मतलब डर का सामान है वो, अब उनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। अगर आप देखिए यूरोप वाले न्यूक्लियर वेपन्स को मेन स्ट्रीम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सवाल ये है कौन है इनके पीछे, कौन है वो व्यक्ति जिनका फायदा होगा? डीप स्टेट है, चाइना है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स है, बिल्कुल है। क्यों? अगर आप पीट हेग्सेथ का स्टेटमेंट दिन सुनेंगे 2-3 दिन पहले, उससे एक पूछा गया तू तो कह रहा है हमारी इंडो पैसिफिक में बड़ी कमिटमेंट्स है, अगर तेरी बड़ी कमिटमेंट्स है तो वेपन्स को तो मिडिल ईस्ट क्यों मूव कर रहा? उसने कहा हमने पेट्रियट बैटालियन मिडिल ईस्ट मूव करी, 73 कार्गो प्लेन लगे, 73 कार्गो प्लेनों का लोड था, हमने उसको मूव किया मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में स्थिति खराब थी। कह रहा नेवल एसेट्स को क्यों मूव किया? कह रहा हमने इसलिए मूव किया, मेक्सिको की तरफ हमारा बॉर्डर खुला था, कोई भी आ रहा था कश्तियों में तो हमें ब्लॉक करना था। तो आप देखिए जितना यहां से आर्सेनल मूव होगा
सबसे ज्यादा फायदा चाइना को मिलता है। और चाइना इसीलिए चाहता है कि ईरान वाला एंगल चलता रहे, ये रशिया यूक्रेन कभी ना रुके। इनफैक्ट यूरोप में एक और थिएटर शुरू हो जाए। अगर आप वर्ल्ड का भी मैप निकाले संजय सर, हमारे पास 5 फ्लैग पॉइंट्स हैं। इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, विच कैन गेट न्यूक्लियर एनी डे, कैन, भगवान करे ना हो। ये अगर ताइवान में परिस्थिति खराब हुई, ताइवान में चाइना अमेरिका, दैट कैन बिकम न्यूक्लियर। आपका ये रशिया वर्सेस ये यूके, दिस कैन बिकम न्यूक्लियर, दिस कैन बिकम वेरी न्यूक्लियर। और आपका ईरान वर्सेस इजराइल, दैट इज ऑलरेडी ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। आपका एक और बन रहा अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया, वो न्यूक्लियर नहीं होगा। अगर 5 मेजर फ्लैश पॉइंट्स को देखें, 4 कैन बी न्यूक्लियर। बाय द वे, पुतिन के पास एक ब्रह्मास्त्र भी है जो इसका वो कभी भी यूज कर सकता है। उस ब्रह्मास्त्र का नाम है किम। किम उसके पूरे पायले में, कभी भी किसी पे भी छोड़ देगा किम को। और वो ऐसी कंट्री है, नथिंग टू लूज। उन्हें डर नहीं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता सर। उन्हें मारोगे काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। वो तो कह रहा है ठीक है। आप देखिए कितने नॉर्थ कोरियन उससे भेजे पुतिन के लिए मरने के लिए, कितने नॉर्थ कोरियन मरे किसी को पता है? उनकी लाशों का भी हिसाब है कहीं? किम पूरा उसके हाथ में, जिसमें मर्जी किम को छोड़ दे। एक टाइम में चाइना का पट्टा होता था, आजकल ये पुतिन का हथियार है। ये ऐसा हथियार है, ये मतलब वन वे हथियार है, छोड़ दिया वापस नहीं आएगा। और किम इज न्यूक्लियर, उसका आर्सेनल तो है ही ना। वो कहता है मेरे पास 18,000 किलोमीटर 18,000 मील की मिसाइल भी है। अब है नहीं है, बट एक अच्छा खासा आर्सेनल किम के पास भी है। और किम को पुतिन कहेगा तो किसी पे भी वो टूट पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में एक बहुत भयंकर परिस्थिति दुनिया में हो रही है। न्यूक्लियर वेपन्स की मेन स्ट्रीमिंग, न्यूक्लियर वेपन्स के यूज की बात, और न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करते हुए युद्ध की संभावना, ये एक वर्ल्ड स्पेक्ट्रम में आ रही है। और आप देखिए, there are some people who are getting to do it. There are some people who are behind it and they are trying their very best कि this should happen. तो ये एक बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति है जिससे दुनिया गुजर रहा है। और भारत को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन स्पाइडर वेब आपको एक चीज बताता है और ऑपरेशन सिंदूर आपको एक चीज बताता है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब आपको एक चीज बताता है कि भाई अगर कोई भी चीज हो, ऑपरेशन स्पाइडर वेब आपको बताता है आपके 1 बिलियन का एसेट हो तो $200 का ड्रोन फायर्ड फ्रॉम अ वेरी टैक्टिकल पॉइंट कैन डिस्ट्रॉय इट। ये आपको ऑपरेशन स्पाइडर वेब बताता है। ऑपरेशन सिंदूर आपको बताता है यू डोंट नीड अ गोल्डन ड्रोन, आपके अपने सिस्टम्स कैन बी वेरी गुड। तो ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज और बताई, ब्रह्मोस से भी बड़ा एक बॉम्ब है और ओशनिक से भी खतरनाक एक बॉम्ब है, वो है वाटर बॉम्ब। इफ यू कैन वेपनाइज द वाटर तो बहुत घातक चीज साबित हो सकती है। मतलब सीधी सी बात है सर, नेता नीति तय करती है नियति। ये हमने सीखा ऑपरेशन सिंदूर से। और स्पाइडर वेब से हमने सीखा भाई छोटे से छोटा आदमी आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण और कारक बन सकता है। ये हमने सीखा है स्पाइडर वेब से। और आपकी अगर इंटरनल सिक्योरिटी वीक हो, तो आपका एयर डिफेंस कितना ही तगड़ा हो, आपकी सेना कितनी शक्तिशाली हो, आपके पास कितने स्पाई सैटेलाइट हो, आपके पास कुछ भी हो सकता संजय सर, बट अगर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी वीक है तो मान के चलिए दुश्मन जरूरी नहीं बाहर से आएगा, दुश्मन अंदर से भी आ सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास उठा के देखिए, किले का दरवाजा अंदर की तरफ खुला है हमेशा, और किले का दरवाजा हमेशा अंदर की तरफ खुलता था। जो भी युद्ध महायुद्ध हुए, किसी ने किले का दरवाजा अंदर खोला था और तभी दुश्मन आया है। यही रशिया में साबित हुआ। पुतिन की बाहर की मजबूत दीवारें कितनी मजबूत हो, पर दरवाजा तो अंदर की तरफ खुला ना सर। दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड। सो ये सारी चीजें हमें दर्शाती है कि आज के युद्ध में कौन सी नई नीतियां अपनाओ, कौन से नई युद्ध नीतियों पे काम करो, क्योंकि किले का दरवाजा अंदर की तरफ खुल सकता है। यहाँ भारत के लिए इसमें क्या लेसन्स हैं सर? 100, मैं यही तभी तो बार बार इस चीज को स्ट्रेस कर रहा हूँ। देखिए अब दुनिया में क्या हो मुझे कोई मतलब नहीं। भारत का जो एयर डिफेंस है वो रशिया से तो बहुत सुपीरियर रहा, हमने देखा है इसको। सर भारत का एयर डिफेंस अभी बेस्ट है, 100% एफिशिएंट है, बिकॉज रशिया का भी एक पीस है, काफी सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, द बेस्ट है। एआई कंट्रोल्ड है, हाइप्ड अप नहीं है, बहुत सटीक तरह से चीजों को देखता है, आइडेंटिफाई करता है, एसेट अलोकेट करता है, न्यूट्रलाइज करता है। हमने बहुत अच्छा काम किया। अभी जो टर्किश के 4 तरह के ड्रोन गिराए, लॉटरिंग एम्युनिशन सब कुछ बर्बाद कर दिया, चाइना का PL-15 रोक लिया, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई डाउट नहीं है। मेरे को अपने बाहर वालों से कोई टेंशन नहीं है,
देखिए रशिया में सेल कैसे लगी, बाहर से थोड़ी ना ड्रोन आ पाया सर, किसी ने अंदर कॉम्प्रोमाइज किया, ट्रोजन हॉर्स एक्टेड फ्रॉम विद इन रशिया। ये परिस्थिति हमारे लिए घातक हो सकती है, ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ तो चारों तरफ ट्रोजन हॉर्स बिखरे पड़े हैं। सर तभी तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए ना $40 बिलियन के बजट के साथ, क्योंकि वो इनसे निपटेगी। बाहर वालों के लिए आपका रक्षा मंत्रालय काफी है, बट ये जो इंटरनल वाले हैं इनको कैसे निपटोगे? कल को हमारे भी कंटोनमेंटों के बाहर ट्रकें खड़ी होने लगी तो कैसे चलेगा? अब बताइए, क्या जाम नहीं लगता हिंडन के बाहर? लगता है, बोलेंगे जाम लग गया, और कल को उसमें से कुछ कुछ निकलने लगा तो क्या करें, क्या करिएगा? और यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। काफी लोगों ने पूछा यार ये अगर ये इन्होंने ड्रोन अब चलाने शुरू कर दिए, वहां तो जैमर से फ्रीक्वेंसी जैमर्स होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जैमर काम क्यों नहीं किए? बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन है। जब मैंने इसका अध्ययन किया तो पता लगा सर ये जो इन्होंने ड्रोन चलाए ना ट्रकों से, ट्रक बिल्कुल एयरबेस के बाहर है, 18 किलोमीटर तक दूर का ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ा था, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ी थी, वो आपके रिमोट में थी या कंसोल में थी। अब 18 किलोमीटर दूर एक गाड़ी में, एक छोटी ट्रक में बैठ के इनको एक्टिवेट कर रहे थे। तो फ्रीक्वेंसी जैम तब करिएगा ना जब वो वायरलेस जाएंगे। अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर लिया इतना तो सारा काम होता रहा और ये लोग जो है आराम से सोते रहे। एफएसबी के हेडक्वार्टर के बाजू में जो रीजन है उसके बाजू में काम हुआ, जो सबसे बड़ी एयरबेस हिट हुई। सवाल ये है किसने बेचा रशिया को? सर ये चेचनियों के साथ, चेचन्स के साथ पुतिन को दोस्ती भारी पड़ेगी। 3 बड़े कांड हो गए रशिया में जब से इसने हल्का हाथ रखा चेचनिया पे। और देखिए वो इस्लामिक प्रवृत्ति है, इस्लामिक मेंटेलिटी, वो तो हिट करेंगे करेंगे, उसको पुतिन को भी समझना चाहिए, हम सबको भी समझना चाहिए। तो अगर हमारे पास कल को ऐसी व्यवस्थाएं ना हो, ये लोगों को बहुत क्लियर समझाना इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी जैमिंग भाई तब चलेगी ना जब फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर ले, वहां कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, क्या जैम करिएगा? क्या जैम करिएगा? देयर इज नो फ्रीक्वेंसी टू बी जैम्ड। तो ये एक नई तरह का अटैक है, नई तरह की टेक्नोलॉजी। और संजय सर ये देखिए ना, कंटेनरों में ड्रोन लगे, जैसे आपके एक बुलेट्स लगाते हैं मैगजीन में, नीचे स्प्रिंग होती है जो उनको ऊपर ऊपर धक्का देती है, ठीक उसी तरह से ड्रोन आपके लगे लकड़ी के पैलेट्स में। एक ड्रोन जाता, दूसरा ऊपर आता, दूसरा फायर होता है, तीसरा फायर होता है। ये एक पूरा फुल फ्लेजेड मैकेनिज्म डेवलप किया। ये यूक्रेन की औकात ही नहीं है मैकेनिज्म डेवलप करना। इसमें अगर जर्मनी इंजीनियर, यूरोप की इंजीनियरिंग ना हो, नेटो का हाथ ना हो, तो हो ही नहीं सकता। पर इतना बड़ा ऑपरेशन रशिया में हो गया और पुतिन बेचारे अपने बाहर की पेरिफेरी में को बचाने में लगे रहे, अंदर के लोगों ने कांड कर दिया। ये रशिया का बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, जी हाँ, बहुत बड़ी त्रासदी है रशिया के लिए, और हमें सीखना चाहिए। इसके हमको भी पूरी तरह से सावधान रहना पड़ेगा। बिल्कुल तो आइए बिल्कुल। आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और सुमित पीर जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर आपको बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को बहुत साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। महादेव।